चलिए, आप सभी को नमस्कार है हमारी कक्षा में। जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज की कक्षा हम लोग नए यूनिट उसके साथ कर रहे हैं। एक नया टॉपिक, कौन सा नाटक शुरू कर रहे हैं? स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक कंप्लीट हो चुका है, तो आज का नाटक रहेगा बच्चों स्कंदगुप्त। आज से शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये नाटक भी थोड़ा लेंदी है, लंबा है, और बहुत से बच्चे चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के पात्रों में, इसके कथनों में, गीतों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य यही था कि एक एक लाइन को इसीलिए पढ़ाया जाए कि आपको अच्छे से समझ में आए। दोनों की कहानी अलग है, दोनों के पात्र अलग हैं। हाँ, एक चीज़ सेम है, गुप्त दोनों में लगा हुआ है, और दोनों के रचयिता जो है नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं, और दोनों ही ऐतिहासिक नाटक हैं। ठीक है, बाकी बहुत सी सारी चीज़ें इसमें अलग हैं। कहानी पूरी अलग है, दृश्यों की संख्या अलग है, और कहना चाहिए अंकों की संख्या अलग है, बहुत कुछ अलग है। उसका रिवाइज मैंने, अच्छा हाँ, तुम लोगों ने भेज दिया था ग्रुप में, बहुत अच्छा लगा मुझे। गीतों के बारे में तुम लोगों ने तुरंत रिस्पॉन्स किया था, अच्छी बात है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त का एक बार मैं कुछ रिवीजन लूँ, एक बार अंकों के बारे में बात हो जाए कि चंद्रगुप्त ने, एक तो प्रकाशन वर्ष याद रखना, उसका था 1931। ठीक है, अंकों की संख्या थी 4। पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे अंक में 12, दूसरे में 12, तीसरे में 9, तीसरे में 13, 9, तीसरे में 9, और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। 14, ये दूसरा में 10 है क्या मैम? दूसरे में 10 है, कुल मिला के 44 दृश्य हैं। अच्छा 10 है। हाँ, टोटल मिला के ये 13 है। 11, 10, 9, 14, ये है सीक्वेंस। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो थोड़ा सा मैं प्रकाशक के कलम से निकला हुआ चीज़, ये संपादक जो है उनके उससे देख लेती हूँ। मुद्रक कृष्णाराम मेहता, ये आपके पास PDF उपलब्ध है। स्कंदगुप्त भारती भंडार, द्वितीय संस्करण है, मूल्य 2 रुपये है, सोच लीजिए। हाँ, थोड़ा सा निवेदन पढ़ लेते हैं। हाँ, निवेदन पढ़ लूँ, फिर मैं इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में भी बात करूँगी, इसके अंकों की बात करूँगी, दृश्यों की भी बात करूँगी। ठीक है, तो निवेदन में लिखा है, श्री जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने हिंदी साहित्य के एक अंग की बड़ी ही सुंदर पूर्ति की है। उनकी कल्पना कितनी मार्मिक और उच्च कोटि की है, इस विषय में कुछ कहना वाचालता मात्र होगी। उनके नाटक हमारे स्थायी साहित्य के भंडार को अमूल्य रत्न देने के सिवा एक और महत् कार्य कर रहे हैं, वह है हमारे इतिहास का उद्धार। ऐतिहासिक नाटकों के लिए इनको जाना जाता है। महाभारत युग के नाग यज्ञ से लेकर हर्षकालीन राजश्री प्रभृति नाटकों से वे हमारे लुप्त इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। ये इन्हीं के नाटक हैं बच्चों, नागयज्ञ भी, राष्ट्रीय भी। ऐसा करने में चाहे बहुत सी बातें कल्पना प्रसूत हों, किंतु प्रसाद जी की ये कल्पनाएं ऐसी मार्मिक और अपनी उद्दिष्ट समय के अनुकूल है कि वे सत्य की पूर्ति कर देती हैं जो विस्मृति के तिमिर में विलीन हो गया है। तो भले वो देखो, चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ते समय देखा तो किसी ने नहीं था, आज की जनरेशन कहाँ जानती है। जयशंकर प्रसाद ने देखा थोड़ी ना चंद्रगुप्त को, चाणक्य को, लेकिन सुन के, उनके बारे में पढ़ के और उनके बारे में समझ के, कल्पनाओं का कुछ तो इतिहास था, कुछ कल्पना का प्रयोग करके ऐसा साक्षात उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया कि ऐसा लगा वाकई में ऐसे ही रहे होंगे चंद्रगुप्त और चाणक्य। ठीक है, तो कल्पना जो है उनकी ऐसी लगती है कि विस्मृति के तिमिर में विलीन हो गया है, सत्य की पूर्ति कर देती है, जो सत्य अब चला गया है। किसी काल के इतिहास का जो गूदा है, गूदा मतलब तत्व, सार, अर्थात महापुरुषों की वे करनियाँ जिनके कारण उस काल के इतिहास ने एक विशिष्ट रूप पाया है, उसे यदि कोई लेखक अपने पाठकों के सामने प्रत्यक्ष रख सके तो उसने झूठ नहीं कहा, वह सत्य ही है, चाहे वास्तविक हो या कल्पित। भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में जो अमृत हमें दिया है, उसका चाहे 100 पुराण 100 रूपों में वर्णन करें, पर यदि उन रंगीन मटकों में से हम उस अमृत का पान कर सकते हैं तो वे सब के सब उसके लिए समुचित भाजन ही ठहरे, व्यर्थ के कृत्रिम आडंबर नहीं। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। देखिए, अब ये कुछ इसमें जानकारी दी है कि गुप्त काल, ये कौन से गुप्त काल की बात हो रही है। गुप्त काल देखिए 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा। अतीत भारत के उत्कर्ष का मध्याह्न है। उस समय आर्य साम्राज्य मध्य एशिया से जावा सुमाना तक फैला हुआ था। समस्त एशिया पर हमारी संस्कृति का झंडा फहरा रहा था। इसी गुप्त वंश का सबसे उज्जवल नक्षत्र था स्कंदगुप्त। उसके सिंहासन पर बैठने के पहले ही साम्राज्य में भीतरी षड्यंत्र उठ खड़े हुए थे, साथ ही आक्रमणकारी हूणों का आतंक देश में छा गया था। अब देखिए, चंद्रगुप्त में यवन का आक्रमण था और इसमें आपको हूणों का आक्रमण मिलेगा।
और गुप्त सिंहासन डावाडोल हो चुका था। ऐसी दुरावस्था में लाखों विपत्तियां सहते हुए भी जिस लोकोत्तर उत्साह और पराक्रम से स्कंदगुप्त ने इस स्थिति से आर्य साम्राज्य की रक्षा की थी, वह पढ़कर नसों में बिजली दौड़ जाती है। अंत में साम्राज्य का एक चक्रवर्तित्व मिलने पर भी उसने वैमात्र एवं विरोधी भाई पुरगुप्त के लिए त्याग दिया। मतलब सिंहासन मिला, जैसे चाणक्य ने सब कुछ दान कर दिया, इन्होंने भी त्याग दिया। स्वयं आजन्म कौमार जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करना ऐसे प्रसंग हैं जो उसके महान चरित्र पर मुग्ध ही नहीं कर देते, बल्कि देर तक सहृदयों को करुणा सागर में निमग्न कर देते हैं। कहानी जानी पहचानी है तो आपको समझ में भी आ रही होगी। अब कई कारणों से इस नाटक के निकाल देने में कुछ हफ्तों की देर हो गई है, वो अपने बारे में बता रहे हैं। इन्होंने कब निकाला था? 85 में। किंतु उतनी ही देरी साहित्य प्रेमियों को जो इसके स्वागत के लिए लायक हो रहे थे असह्य हो उठी है। उनके तगादे पर तगादे आ रहे हैं, अतएव हम उनसे इस देर के लिए क्षमा प्रार्थी। प्रकाशक की कलम से था ये जो सारा आपने अभी देखा। अब चलते हैं, प्रस्थान करते हैं पात्रों की तरफ। और पात्रों से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1928, नोट कर लेंगे। इसमें अंक हैं 5। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन काल कब से कब तक रहा? 1897 में पैदा हुए थे और 1837 में उनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद जी के बाद ही उनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद जी की 36 में हुई थी, अक्टूबर 36 में, और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो नाटक है स्कंदगुप्त, इसमें ये प्रकाशित हुआ था 1928 में। मतलब सब 3 नाटक जो लगे हुए हैं सबसे पहले यही आएगा क्रम से। ठीक है, और अंक हैं इसमें 5। चंद्रगुप्त में 4 थे, इसमें 5 अंक हैं। और कुल वो देखा जाए दृश्य हैं बच्चों, तो दृश्यों की संख्या है 33। उसमें 44, ये भी ठीक है, 4 4 3 3, ठीक, याद रहेगा। अब ये भी बता दूं कि किस उसमें कितने दृश्य हैं अंक में। पहले अंक में है 7 दृश्य, द्वितीय अंक में 7 दृश्य, तृतीय में 6 दृश्य हैं, चतुर्थ में 7 हैं और 5वें में 6 दृश्य हैं। 7 7 6 7 6, इस तरह से ये है। चलिए अब मैं बता देती हूँ इसके पात्रों के बारे में। ये है बच्चों, पहले में सबसे पहले जो मेन पात्र है स्कंदगुप्त हैं। यही युवराज विक्रमादित्य के नाम से भी जाने गए, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में दे दिया है। कुमारगुप्त हैं, ये मगध के सम्राट हैं। वहाँ भी देखो मगध ही था, चंद्रगुप्त में भी मगध का जिक्र था, उसमें नंद थे, यहाँ पे कुमारगुप्त हैं। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त एक है, वो मगध का महानायक है। चक्रपालित ये पर्णदत्त का पुत्र है, इनका पुत्र है ये। बंधुवर्मा ये मालव के राजा हैं, दूसरे राज्य के राजा हैं मालव के। अब वहाँ पे हमने देखा था मालव की से कौन था जल्दी बताओ। चंद्रगुप्त में मालव से कौन था? देखो देशों के जो राज्यों के नाम मिलते जुलते हैं। कौन था बेटा? सिंहरण, बिल्कुल, सिंहरण मालवा से था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मालवा से कौन है? बंधुवर्मा। भीमवर्मा बंधुवर्मा के भाई हैं। मातृगुप्त जो हैं कालिदास जी हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पे मातृगुप्त जयशंकर जी ने रखा है। प्रपंच बुद्धि एक काल्पनिक पात्र है, बौद्ध का पालिक है। शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास का नाम ही धातु सेन है, ये सिंहल का राजकुमार है। सिंहल के बारे में बता दूं, सिंहल जो श्रीलंका है उसी का नाम सिंहल है। पुरगुप्त है, कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। भट्टार्क ये नवीन महाबलाधिकृत हैं। पृथ्वीसेन मंत्री हैं इनके। कुमारमात्य और खिंगिल ये मेन वो है, कहना चाहिए निगेटिव पात्र जो है खिंगिल हूण आक्रमणकारी है। मुदगल है, ये विदूषक का काम कर रहा है। तो कहा जाता है कि ये 2 प्रपंच बुद्धि और मुदगल जो है ये काल्पनिक पात्र हैं। और ये प्रख्यात कीर्ति भी। प्रख्यात कीर्ति कौन है? लंका राज कुल का श्रवण महाबोधि विहार स्थगित है। इसके अलावा कुछ और पात्र हैं। पुरुषों की बात हो रही है, ये महाप्रतिहार है, महादंड नायक है, नंदीग्राम का दंड नायक है, प्रहरी सैनिक इत्यादि ये गौण पात्र हैं। स्त्री पात्रों में देख लेते हैं। देवकी ये कुमारगुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माता जी हैं। स्कंदगुप्त की माता का नाम है देवकी। अनंत देवी इनकी सौतेली माँ है, मतलब इनकी छोटी रानी है कुमारगुप्त की, और पुरगुप्त की माता है, स्कंदगुप्त की मतलब छोटी माता कहलाएंगी। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री है, मालव की रानी है। बंधुवर्मा जो हमने देखे थे ये मालवा की महारानी है। देवसेना यही इसी जयमाला जी की ननंद लगेंगी और बंधुवर्मा की बहन है। विजया एक नायिका आई है, ये मालव के धन कुबेर की कन्या है, मालवा से ही है ये भी। कमला है भट्टार की जननी है।
रामा शर्वनाग की स्त्री है और मालिनी ये मातृगुप्त की प्रणयनी है। ये मातृगुप्त जो कालिदास है उनके साथ इनका जोड़ा दिखाया है। इसके अलावा सखी, दासी इत्यादि हैं। तो ये हो गए पात्रों के बारे में। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो जो समझ में ना आया हो। मुख्य नायक नायिका। मुख्य नायक तो बेटा स्कंदगुप्त और देवसेना है ना। देवसेना स्कंदगुप्त के साथ है आखिर में, लेकिन ये लोग मिल नहीं पाते हैं। क्या होता है, जैसे आपने गोदान में देखा ना, मेहता और मालती मतलब कि मिलकर भी विवाह के बंधन में नहीं बनते, आजीवन कुंवारे रहने का वो कहते हैं। ऐसे ही जब सब चीज़, राज्य भी मिल जाता है और सब कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं, तब भी देवसेना कहती है कि हम लोग विवाह नहीं करेंगे, इसी में ही ऐसे ही रहेंगे। वो भी कुंवारे रहने का संकल्प करता है, मिलाप नहीं होता है। ठीक है, ये जयशंकर जी की खासियत थी बच्चों। अभी आप साहित्य में थोड़े से उतरे हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो ये जयशंकर जी का ना एक वो था, इनकी नायिकाओं में ना ऐसे ही एक आदर्श नायिका, छायावाद की नायिकाओं को देखोगे ना, उस समय ही ऐसा था। बहुत आदर्शवादी नायिका उस समय होती थी, मतलब नहीं चाहिए, त्याग की मूर्ति दिखाई देती थी। चाहे मैंने अभी इसका वो भी उसी गोदान उसी समय का उपन्यास है। चाहे इनकी कामायनी को देख लो, इनका जो महाकाव्य है उसमें श्रद्धा भी इसी तरह का पात्र है। कोई बात नहीं, एकदम आदर्शवाद। और इसमें भी देखते हो, स्कंदगुप्त में भी देवसेना प्रेम करती है लेकिन विवाह नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, त्याग इस तरह का है। तो मेन जो नायक नायिका है स्कंदगुप्त और देवसेना है। बाकी साइड में तो आप देख रहे हो 2-3 जोड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जयमाला बंधुवर्मा की पत्नी ही है, ये जोड़ा है एक। और एक विजया जो है ये इनसे प्रेम करती थी, किससे, कालिदास जो बने हैं मातृगुप्त से। लेकिन मालिनी और ये मेन प्रेमिका दिखाई गई मातृगुप्त की, मातृगुप्त इनसे प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो ये बुजुर्ग हैं, देवकी जो है ये इनकी माँ है, भट्टार की जननी है। रामा एक दिखाई है, शर्वनाग की स्त्री जो है, ये भी एक जोड़ा ये भी है। ये है शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति, इसकी पत्नी है रामा। चलिए प्रस्थान करें, देखते हैं। देखो 5 अंक हैं, धीरे धीरे होगा। भले 5 क्लास बने, इसकी वीडियो 5 पार्ट में बने, लेकिन पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, चलिए श्री गणेश करते हैं। ये रहा प्रथम अंक। आप अंक के साथ ही बच्चों स्थान को लिख लेना, जिससे कि आपके दिमाग में क्लिक रहे, है ना। वैसे नहीं पूछा गया है कि कौन सा स्थान, इस अंक में कौन सा वो स्थान इस तरह का, तो अभी तक मैंने नहीं देखा है। लेकिन 1% चांस अगर हुआ तो आपको समझ में आ जाए। वैसे कहानी से समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। जहाँ की कहानी चल रही है उस स्थान वही दिखाया जाएगा ना। तो ये है प्रथम अंक। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार है। उज्जैनी का दृश्य है, स्कंदगुप्त टहल रहे हैं। अब पहला ही जो उनका डायलॉग है ये इतना महत्वपूर्ण है बच्चों, बार बार पूछा जाता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, बार बार आता है ये कथन है स्कंदगुप्त का। और पहले दृश्य का पहले अंक के पहले दृश्य का वो है। अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उसे बेगार करती है। स्पृहा मीन प्यास। उत्सवों में परिचायक और अस्त्रों में ढाल से भी जो अधिकार लोलुप मनुष्य के अच्छे हैं, ठहर कर जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आया। जब हम किसी चीज़ पे अधिकार कर लेते हैं ना, तो उसका सुख एकदम हमें मादक कर देता है, मतलब हम अपने में नहीं रहते। और सारहीन है, कोई हमेशा के लिए कोई चीज़ अधिकार में नहीं रहती। इसी को कह रहे हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। पर्णदत्त का प्रवेश होता है। युवराज की जय हो। आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता हूँ। सेनापति की क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा। तो अब ये समझ में आ गया, पर्णदत्त इनके सेनापति हैं। मेरी आज्ञा। युवराज आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। अब ये तो भाई सम्राट के पुत्र है ना स्कंदगुप्त। इस वृद्ध ने गरुण ध्वज लेकर आर्य चरण चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासीर सेना में उसी गरुण ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मरमिटू यही कामना है। गुप्त कुल भूषण आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित न हो। मतलब मैं अपने माँ के दूध को ना लजाऊं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आर्य आपकी वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शिप्रा नदी उज्जैन में बहती है, देखो।
शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं, तब भी संदेह दो बातों से है युवराज। पंडित, तुम कथन से भी समझ जाओगे, बार बार पात्र का नाम पढ़ना थोड़ा सा और लगता है, मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि उतार चढ़ाव ऐसे ही हो पात्रों के, जैसे जिस तरह के पात्र जिस तरह के संवाद कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। स्कंदगुप्त कहते हैं, वे कौन सी हैं? दो बातों से संदेह बताया पंडित ने, कौन सी हैं? अब बता रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। ये दो चीज़ों से पंडित को संदेह हो रहा है कि कोई षड्यंत्र रच रहा है। क्या? अपने अधिकारों के प्रति ये जो हमारे स्कंदगुप्त हैं उदासीन है, कोई मतलब नहीं, और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है? संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमारामत्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। सम्राट कहाँ गए हैं? कुसुमपुर। क्या महाबलाधिकृत अब नहीं है? शोक। अनेक समरों के विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं है। इधर प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई। अब इनके पिताजी की शिकायत एक तरह से कर रहे हैं कि वो एक विलासी होते जा रहे हैं। चिता, क्या आर्य अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए? मतलब मुझ पे जिम्मेदारी डालो, अभी तो आप लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो मैं क्या करूं? किस लिए? त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा। युवराज, इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। देखो, ये बड़े राजकुमार हैं, तो भावी शासक इनको पुकार रहे हैं। सेनापते प्रकृतस्थ होइए, परम भट्टारक महाराजाधिराज अश्वमेघ पराक्रम श्री कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं। अपने पिताजी के बारे में भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया है। देखो, कुमार गुप्त गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए पंडित सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। पंडित जी कहते हैं, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं, है ना। मतलब इनका शासन फैलता जा रहा है, लेकिन अब उसकी वो करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये पंक्ति कभी कभी पूछ ली जाती है कि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। तो कौन समझने लगे? गुप्त वंश में। अरे इतना व्यंग न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। पंडित कहते हैं, प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? महत्वपूर्ण कथन है, नोट कर लेंगे। पंडित का कथन है, आंधी से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है और बिजली गिरने से पहले नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है। मतलब कुछ घटित होने से पहले संकेत होता है, कहने का मतलब यह है इनका। क्या पुष्य मित्रों के युद्ध को देखकर विद सेनापति चकित हो रहे हैं? हंसता है, वो भी हल्के में ले रहे हैं। युवराज, व्यंग न कीजिए, केवल पुष्य मित्रों के युद्ध से ही तीसरी न समझिए। मलेच्छुओं के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपिशा को श्वेत हुणों ने पदाक्रांत कर लिया। इस पर भी युवराज पूछते कि अधिकारों का उपयोग किस लिए? यही किस लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरु गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। अपनी बात उसने कह दी सेनापति ने, और बहुत अच्छे तरीके से कह दी है। अभी बात हो ही रही है, तब तक चक्रपालित का प्रवेश होता है। अरे युवराज भी यही है, युवराज की जय हो। आओ चक्र, आर्य पंडित ने मुझे घबरा दिया है। पिताजी प्रणाम, कैसी बात है? इनके पिताजी हैं पंडित जी। कल्याण हो, आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन है। वे पूछते अधिकार किस लिए? तात, इस किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। क्या? गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। अव्यवस्थित क्यों कहा? क्योंकि दो रानियां हैं, दोनों के बेटे हैं, तो अव्यवस्था तो आएगी ही।
इसका चक्र सावधान, तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है। युवराज, यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। गंभीरता से चक्र, यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक, अपनी चंचलता को विश्व वृक्ष का बीज न बना देना। आर्य पंडित, क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। वो हृदय की बात कह बैठा ना, इसलिए। ठीक है, किंतु उसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। चर आ रहा है, मतलब सेवक आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार है क्या? चर का आना, चर का प्रवेश। युवराज की जय हो, क्या समाचार है? अब की बार पुष्य मित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दशपुर से भी दूत आया है। अच्छा, जाओ उसे भेज दो। चढ़ जाता है, दशपुर के दूत का प्रवेश होता है। युवराज भट्टारक की जय हो। स्कंद, मालवपति सकुशल हैं? पूछ रहा है दूत। कुशल आपके हाथ है महाराज। विश्वकर्मा का शिरोरांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधु वर्मा ने साभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। तो ये मालवा के ही वो हुए अब तो राजा हो गए, कौन? बंधु वर्मा। उन्होंने सहायता के लिए भेजा है उसको। खेद, ऐसे समय में जबकि हम लोगों को मालवपति से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत मलक्ष वाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा। स्कंदगुप्त पंडित की ओर देखते हैं। पंडित पूछते हैं, वल्लभी का क्या समाचार है? वल्लभी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हूणों से उसका बचना कठिन है। देखो, इधर हूण है और इधर मलक्षों की बात हो रही है कि जब मुगलों का भी आक्रमण, कह सकते हैं मुगल तो खैर 13वीं-14वीं शताब्दी में आए, लेकिन मलक्ष जो है उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता था। तो यहाँ पे कह रहे हैं, बर्बर हूणों से उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधु वर्मा ने सहायता मांगी है। दशपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। मतलब इससे पहले मालव और शकों का युद्ध हुआ था, उसमें गुप्त साम्राज्य ने उनकी मदद की थी और फिर संधि हुई थी कि मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्ववर्मा के समय से ही सम्राट कुमारगुप्त उनके संरक्षक हैं, परंतु दूत बड़ी कठिन समस्या है। विषम व्यवस्था होने पर भी युवराज साम्राज्य की संरक्षकता का भार लिया है, मतलब वहाँ उस राज्य की रक्षा का भार आपने लिया है। दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्य मित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है? इधर इन लोगों की जो युद्ध चल रहा है पुष्य मित्रों से चल ही रहा है। तब भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही आपकी अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया है। दूत, स्कंदगुप्त कहते हैं, दूत, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्राम करो। सेनापति पंडित समस्त सेना लेकर पुष्य मित्रों की गति रोकेंगे, मतलब सेनापति उधर जाएंगे और अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयोग थी यह बात है। प्रणाम करके जाता है। युवराज पण कह रहे हैं, युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। मतलब क्यों प्रसन्न हो गया? क्योंकि अब यहाँ पे स्कंदगुप्त खुद भी युद्ध में जाने की बात कर रहा है। चक्र तात, पुष्यमित्र, युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति दो। तो वो उनका जो बेटा है परदत्त का, वो उनके साथ जाने की बात कर रहा है स्कंदगुप्त के साथ। नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालव में मिलो। ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन्न विपद में अपना ही भरोसा है। कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। तो ये प्रथम अंक यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छा, अभी समाप्त हुआ नहीं है, मगर हो गया था, अभी नहीं हुआ है। कितना बड़ा है? अरे मैं भी क्या बोलूँ, प्रथम अंक नहीं, प्रथम दृश्य की बात हो रही थी, मेरे मुंह से अंक निकल गया। ठीक है, ये प्रथम दृश्य यहाँ समाप्त होता है। ये दूसरा है, कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके परिषद। याद रख लीजिए बच्चों, लिखते जाइएगा कि पहले अंक का पहला दृश्य कहाँ था? उज्जैनी में थे, गुप्त साम्राज्य का स्कंधवार था।
दूसरे दृश्य में देख रहे हैं कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट गुप्त और उनके पार्षद लोग हैं। सम्राट कुमार गुप्त ना, उनके पिताजी स्कंद गुप्त के, और उनके जो संसद में जो मंत्री लोग हैं वो लोग हैं धातुसेन। परम भट्टारक, आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया, परंतु हंसते हुए, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते क्यों धातुसेन? धातुसेन कहते हैं, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। दक्षिणापथ आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है, परंतु हाँ, एक आश्चर्य की बात है कि महामान्य परमेश्वर परम भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र ने तो सुना था जब वे युवराज भी नहीं थे तभी युद्ध किया था, सम्राट होने पर भी युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बना रखने के लिए आवश्यक है युद्ध। कुमार गुप्त कह रहे हैं, अच्छा तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप ही वह राष्ट्र था? तुम भी बाली की सेना में से कोई बचे हुए हो? कुमार गुप्त कह रहे हैं, परम भट्टारक की जय हो। बाली की सेना न थी और वह युद्ध न था। जब उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तो फिर अब उस समय की बातों की ये लोग अपने वो कर रहे हैं बातचीत में। क्यों? कुमार पूछ रहा है क्यों? उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत शोभित होते। सुग्रीव का मतलब होता है बच्चों सुंदर ग्रीवा, गर्दन वाले, ठीक है। उनकी बात करें कि उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था, और सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, इसलिए उन्हें राज्य की झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना लें। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारी होगी। एक तरह से व्यंग कर रहे हैं लोग हंसते हुए, लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। तब मेरी सम्मति से वे ही कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाएं। क्यों? कुमार माते जी आपस में इनकी बातें चल रही हैं, देखो हंसी मजाक भी चल रहा है। पृथ्वीसेन, पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी सम्मति मान लूं। कुमार गुप्त हंसते हुए, हाँ तो आर्य समुद्रगुप्त तो विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था। जगत विजेता सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था। देखिए ये थोड़ा सा जिक्र आ गया है, और अगर ये पंक्ति आ गई तो आपको लगेगा कि चंद्रगुप्त की है, ठीक है। ये कुमार गुप्त अपने इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि समुद्रगुप्त को विवश होकर विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु मतलब समुद्र के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के ही अंतर्गत था। जगत विजेता सिकंदर की बात आई है कि सेनापति सिल्यूकस थे से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था। तो हमने पिछले नाटक में देखा कि सिल्यूकस की पुत्री से विवाह करके वो अब इनका अधिकार हो गया था चंद्रगुप्त का। तब धातुसेन कह रहे हैं, फिर तो लड़का ले लेने की एक परंपरा सी लग जाती है, उनसे ऐसे ही लेते चले हैं, उसी प्रकार आ रहे हैं। तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़का ले लेना ही एक प्रधान तत्व है, संसार में इसी का बोलबाला है। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? महत्वपूर्ण है बच्चों, रोने से नहीं मिलता, बल से अधिकार मिलता है, कह रहे हैं। मुदगल कह रहे हैं, मुदगल आता है प्रवेश करके, रक्षा पेट, अब ये क्या है, कॉमेडियन है ना, बताया, विदूषक है। रक्षा पेट कर लेगा कोई, दे भी तो। अक्षय तुणीर्ण, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रखकर देखो, मैं कैसी शांति से बैठा रहता हूँ। पद्मासन में बैठ जाता है। पृथ्वीसेन, परम भट्टारक की जय हो, मुझे कुछ निवेदन करना है यदि आज्ञा हो तो। हाँ हाँ कहिए। शिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कंधावार स्थापित है। मालवेश का दूत भी आ गया है कि हम ससैन्य युवराज के सहायता प्रस्तुत हैं। महानायक पंडित ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। कुमार गुप्त कहते हैं, मालव का इस अभियान से कैसा भाव है? कुछ पता चला? क्योंकि यह युद्ध तो जानबूझकर छेड़ा गया है, वही जो आए हैं मालवा से मदद के लिए, उसकी बात हो रही है। पृथ्वीसेन कहते हैं, अपने मुख से मालवेश ने दूत से यहाँ तक कहा है कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी, आज्ञा पाने से ही मैं स्वयं इसे ठीक कर लेता हूँ। कुमार गुप्त कहते हैं, महासंधि विग्रहिक साधु, यह वंश परंपरागत तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वीसेन, उनके ये सब बेटा उनके मंत्री लोग हैं।
सम्राट के श्री चरणों का प्रताप है, सौराष्ट्र से भी नवीन समाचार मिलने वाला है, इसलिए युवराज को वहां भेजने का मेरा अनुरोध था। देखो कहीं पे कुमार लिखा आ रहा है, कहीं ये लिखा हुआ है। भट्टार कह रहे हैं कि सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए रणदक्ष की आवश्यकता, सेनापति की आवश्यकता है। वहाँ शक राष्ट्र बड़ा चंचल अथच भयानक है। पृथ्वीसेन गूढ़ दृष्टि से देखते हुए महाबलाधिकृत आवश्यकता होने पर आपको वहाँ जाना ही होगा, उत्कंठा की आवश्यकता नहीं। भट्टार कहते नहीं, मैं तो कुमार महाबलाधिकृत तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता है। धातुसेन हाथ जोड़कर, यदि दक्षिणा पथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले, मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छंदता पूर्वक लेट रहूंगा, सेना को भी कष्ट न होने पाएगा। सब हंसते हैं। मुदगल का कथन, जय हो देव, पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं अभी उसका सर्वस्वांत कर डालूं, मतलब खाने रसोई घर में। फिर सब हंसते हैं, गंभीर भाव से अभिवादन करते। एक और पृथ्वीसेन तो दूसरी ओर भट्टार का प्रस्थान होता है। कुमार, मुदगल तुम्हारा कुछ कहने आए थे क्या? मुदगल बताते हैं, महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज भट्टारक की कल्याण कामना के लिए चक्रपाणी भगवान की पूजा को सब सामग्री प्रस्तुत है, आर्यपुत्र कब चले, उसको बुलाने आया है। मुंह बनाकर, आज तो कुछ पारसी नृत्य आने वाली, पारसी नृत्य आने वाली बच्चों, पारस से आई हुई हैं। आपानक भी है, महादेवी से कह देना असंतुष्ट न हो, कल चलूंगा, समझा ने? मुदगल खड़ा होकर, परमेश्वर परम भट्टारक की जय हो। धातुसेन, वह चाणक्य कुछ भांग पीता था, उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमार कहते हैं यह राष्ट्र नीति है। अनंत देवी का चुपचाप प्रवेश। आ जाती है अनंत देवी जो छोटी रानी इनकी। धातु, भूल गया, उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही न करें, क्यों भेड़ियों सी संतान उत्पन्न हो। सामने आकर, आर्यपुत्र की जय हो। धातुसेन भयभीत होने का समूह बनाकर चुप हो जाता है। आओ प्रिय, तुम्हें खोज ही रहा था, देखो कितना झूठ बोल रहे हैं। नृत्यों को बुलवाती आ रही हूँ, कुमारामत्य आदि थे, मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लगाई, आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं। धातुसेन की क्रोधित होकर देखती है। वह अबोध विदेशी हंसोड़ है, तब भी सीमा होनी चाहिए। उसका वो पक्ष लेते हैं कि वो विदेशी हंसोड़ है, तब भी सीमा होनी चाहिए, एक सीमा तक ही हंसना चाहिए। धातुसेन कहते हैं, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही यह फल मिला। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूँ, क्योंकि फिर इस विप्रय का प्रश्न न करूँगा। पूछ लो। अनंत देवी कहती है, पूछ लो। धातुसेन, उसके अनर्थ शास्त्र में विष कन्या का मतलब जिक्र आया था। कुमार, मतलब विष कन्या जो सामने वाले को ही डस लेती है। ये धातुसेन ना थोड़ी बहुत ये षड्यंत्र को समझ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब कुमार उनको डांट देते हैं, कुमार को चुप रहो। नृत्यों का गाते हुए प्रवेश होते हैं, पारसी नृत्याँ आ जाती हैं, मतलब कि क्या कहना चाहिए, आइटम डांसर कह सकते हैं, सॉन्ग पर डांस कर रही हैं। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए 3-4 कोकिल, नहीं खींचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागिनी तड़प उठेगी, सुनो न ऐसी पुकार कोकिल। ये नाच रही हैं सब एक साथ। पट परिवर्तन होता है। अब ये तीसरा वो आ जाएगा कि पथ में मातृगुप्त, ये तीसरा दृश्य हो जाएगा। दृश्यों का नाम वो नंबर नहीं दिया हुआ, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये आज के लिए बच्चों ये 2 ही करते हैं, है ना। पहला आज शुरुआत की है, तो चिंता मत करो, 4 या 5 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से कल पढ़ेंगे। तीसरा दृश्य है, याद रख लेना आप लोग भी, पथ में मातृगुप्त, ये तीसरे नंबर का दृश्य है, पहले अंक का। ठीक है, दृश्य नंबर 3। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अच्छा, मुझे ये चलो फिलहाल तो मैं इन लोगों से विदा लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है बच्चों। अगली क्लास में आगे की कहानी पढ़ेंगे, नाटक को सुनेंगे, श्रवण करेंगे और कल्पना में इसको महसूस भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।